हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट में हम लोग आज देखेंगे सेट 1 को। और सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा यानी जो वीवीआई कैटेगरी में सवाल होगा उनको देखेंगे, उसके आंसर को देखेंगे। और आज ही के इस वीडियोज़ में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आज की इस वीडियोज़ को देखने के बाद आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। ठीक है, अब आप लोगों के पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं वे सब सवाल को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और काफ़ी सारे सवाल को आप लोगों को रिवीजन करना है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक शेयर करने से किसी एक छात्र या छात्रा का भला हो सकता है। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इस वक्त ये वक्त ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट परेशान होते हैं अच्छे मार्गदर्शन के लिए। वो सोचते हैं कि कोई हमें कुछ बता दे, कोई तो कुछ बता दे, कोई 2-4 सवाल ऐसा बता दे जो एग्जाम में आने वाला हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी सभी टीचर जो सिर्फ गेस करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, परफेक्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, और हम लोग के सामने अभी सबसे बड़ी बात है मॉडल प्रश्न। आप लोग देख ही रहे हैं, या तो टर्म 1 का मॉडल सेट से क्वेश्चन आ रहा है या टर्म 2 से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टर्म 1 से अगर नहीं पूछा है तो टर्म 2 से पूछ ले रहा है, टर्म 2 से नहीं पूछ रहा तो टर्म 1 से पूछ ले रहा है। यानी कुल मिलाकर मॉडल सेट का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हमें, मॉडल सेट 1। मॉडल सेट 1 में जो है ना बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसको जरा बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, इसको आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है और इसके एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। कितना होता है? -19 कूलम आवेश होता है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम होता है और ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें आपका कूलम भी रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? इसको एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। जैसे कोई इंसान जो होता है, कोई व्यक्ति जो होता है वो आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है ना, वो गुस्से में आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? कूल डाउन बोलते हैं ना, कूल डाउन हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति आवेश में आ जाएगा तो आप लोग क्या बोलते हैं? कूल डाउन हो जाओ। ठीक है, तो कूल डाउन से आप लोग कूलम याद रखिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। और रहा इसका वैल्यू की बात, तो वैल्यू आपको लोगों को याद करना होगा। वैल्यू को क्या करना होगा? याद करना होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको अच्छे से रट लीजिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक और उसका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है। यानी वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग कौन सी भौतिक राशि को मापने में करते हैं और इससे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग किसको मापने में? विभवांतर को मापने में करते हैं, है ना, विभवांतर। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग हम लोग विभवांतर मापने में करते हैं। विभवांतर, इस तरह से विभवांतर लिख लीजिएगा। वोल्ट मीटर हम कह रहे हैं, आप आंसर को नोट कर लीजिए। ठीक है, वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में किया जाता है। ठीक है, और इसको विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। किस में जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु पूछा है। ठीक है, धातु पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पारा। तो ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा। अगर अधातु पूछ लेता तो क्या लिखते? ब्रोमीन लिखते। क्या लिखते? ब्रोमीन लिखते। क्या लिखते? ब्रोमीन लिखते। दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से यानी टर्म 1 के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सब सवाल जो है आपको इसमें पूछा तो पूछा, नहीं तो टर्म 1 वाले में पूछ लेगा। ठीक है ना। एल्काइन का सूत्र आपसे पूछ रहा है। अगला सवाल में क्या पूछ रहा है? एल्काइन का सूत्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, याद रखिएगा, CnH2n-2, यही इसका फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को चुना था। मेंडल ने किसको चुना था? मटर के पौधे को चुना था। मौ से मेंडल, मौ से मटर, मौ से मेंडल, मौ से मटर, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मौ से मेंडल, मौ से मटर, ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऐसा जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण दें। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण दें। एक जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण देने के लिए कह रहा है, एक हो, लेकिन हम लोग आपको 2-3 को उदाहरण दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे कि जैव निम्नीकरण पदार्थ होता क्या है। देखिए, वैसे पदार्थ जो नष्ट हो जाते हैं, वैसे पदार्थ, देखिए जितने भी हमारे आसपास सामान है, अभी हमारे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, ये भी पदार्थ है। आपके हाथ में पेन है, ये भी पदार्थ है। कॉपी है, ये भी पदार्थ है। आप जिस पलंग पे बैठे हुए वो भी पदार्थ है ना। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो हर एक चीज़ होता है जो जगह छेकता है, ठीक है, जो क्या करता है? जगह छेकता है, वो पदार्थ है, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब बात आती है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है। तो वो पदार्थ जो नष्ट हो जाता है, वो पदार्थ जो नष्ट हो जाता है, पूरी तरीका से नष्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ में कौन कौन हो जाएगा? अब जैसे कागज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कागज। इसका एग्जाम्पल में क्या दीजिएगा? कागज। लकड़ी, क्या हो जाएगा? लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी। पत्ता, ये सब क्या है ना, सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाता है और ख़त्म हो जाता है, उसका फिर नामो निशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा आपका हवा, ठीक है, कागज़, ठीक है, पत्ता, उसके बाद लकड़ी। कह रहा है बताइए इसमें से जैव निम्नीकरण पदार्थ कौन नहीं है? तो हवा नहीं है, हवा में टिक आउट कीजिएगा। ये सब तो है ना, ये सब तो सड़ गल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा निम्नलिखित में से कौन जो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है, अगर पूछ लेगा। प्लास्टिक अगर दे देगा तो प्लास्टिक नहीं होता है। प्लास्टिक जो है जल्दी ना सड़ता है ना गलता है, वो ख़त्म भी नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं ना, यह 2 वर्ड में कन्फ्यूजन होता है उनको। एक होता है निम्नीकरण में कन्फ्यूजन, एक होता है अनिम्नीकरण में कन्फ्यूजन, ठीक है। तो दोनों को समझ लीजिएगा। अनिम्नीकरण का मतलब समझिएगा आ जाना, अनिम्नीकरण का मतलब आ जाना, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ जाएगा नहीं, आएगा, तो वो आएगा तो ख़त्म कहाँ से होगा? तो निम्नीकरण का मतलब चला जाएगा, निम्नीकरण का मतलब चला जाएगा, यहाँ से उसका निस्त नाबूद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक, अच्छा इसको समझिए पहले, ये क्या है, ठीक है। उत्पादक का मतलब होता है जो अपना उत्पादन, अपने प्रोडक्ट स्वयं बनाता है, ठीक है, स्वयं बनाता है अपना प्रोडक्ट क्या, खाना पीना स्वयं बनाता है, ठीक है। तो वो कौन होता है? पेड़ पौधा होता है। पेड़ पौधा क्या करता है? अपना खाना स्वयं बनाता है। पेड़ क्या करेगा? अपना खाना स्वयं बनाएगा। तो उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करता है? तो इसके आंसर में आप लिखिएगा, हम कह रहे हैं आप लिखते जाइए। इसके आंसर में आप लिखिएगा वैसे पदार्थ जो नष्ट हो करके, क्या, जो नष्ट हो करके मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी में नहीं, ये तो आंसर इसका दे रहे हैं, रुक जाइए। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको, हम आपको कहेंगे और आप इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। उत्पादक, चलिए उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो इसको तो आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके आंसर को हम आपको बता रहे हैं, आप लोग उसको नोट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्पादक, सबसे पहले लिखिए आप, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए, उत्पादक जो है अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य का प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। उत्पादक जो है अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। यह आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। किसी परिपथ में धारा की गणना करें 500, यदि 500 डिग्री आवेश 10 मिनट तक इससे होकर गुजरता है तो धारा निकालना है, यानी आई निकालना है, ठीक है। आई निकालना है आपको इसमें। और आपका जो है
क्या कह रहा है, किसी एक एम्पियर में 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को लिख के बता देते हैं। देखिए इसके आंसर में आप लोग लिखना है, जब किसी चालक का परिपथ में 1 सेकेंड से 1 सेकेंड में किसी चालक में परिपथ में, मान लीजिए ये तार है, ठीक है, बिजली का क्या है, तार है, इस तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होगा, 1 कूलम आवेश, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश गुजरेगा, तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, ये तार है, इसमें 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गुजरेगा तो वो 1 एम्पियर कहलाएगा। इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, जब किसी चालक परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रभावित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपसे सवाल और आगे कहा गया था कि आवेश जो Q होता है, हमारा आवेश जो Q होगा वो 500 कूलम है, समय t 10 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, 10/60 को कर दीजिएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद I निकालने के लिए कहा गया था, तो I बराबर Q/T होता है, तो 500/600 कर दीजिएगा, 5/6 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, इसको आप डिवाइड मारिएगा तो आपका आ जाएगा 0.83 एम्पियर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन रहा है वो आपका है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये बी नंबर का सवाल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आंसर को हम आप लोगों को दिखा देते हैं, क्या कि इसका थोड़ा सा स्पेलिंग आएगा इसमें, तो इसको हम आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। हो सकता है कि आप लोग ये सब आंसर पहले से भी याद कर लिए होंगे, क्योंकि ये आप लोग जब ये तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक का तो आप लोगों को पहले से याद होगा, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने याद किया है कि नहीं किया है। अगला सवाल है हमारा, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों में तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाया जाता है। देखिए इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं इसका आंसर। हो सकता है आप लोग सुनी हुई बातें आप लोगों को याद रहेगा। ये जो होता है मिश्र धातु, ये शुद्ध धातु जो होता है, शुद्ध धातु का गलनांक जो होता है ना वो कम होता है, ठीक है, और मिश्र धातु का गलनांक अधिक हो जाता है। जब आप किसी चीज़ में मिलावट कर दीजिएगा ना, मिला दीजिएगा, तो उसका गलनांक जो होगा, गलनांक वो अधिक हो जाएगा। तो यही कारण है कि जो स्त्री होता है, स्त्री का जो लोहा होता है वो मिश्र धातु का बनाया जाता है, उसका गलनांक अधिक होगा, तो अधिक तापक्रम बढ़ने पे वो गलेगा नहीं, ठीक है, गलनांक बिंदु उच्च हो जाएगा तो वो गलेगा नहीं। अगर उसको शुद्ध धातु का बना दिया जाता तो उसका गलनांक कम रहता, इससे क्या होगा, आप उसको हीट कीजिएगा तो वो पिघल कर गिर जाएगा। तो इसके आंसर में आप लोग अपने भाषा में लिखिएगा कि क्योंकि शुद्ध धातु का गलनांक कम होता है और मिश्र धातु का गलनांक अधिक होता है, इसलिए विद्युत टोस्टरों में तथा विद्युत स्त्रियों में मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। तो 3 पर्यावरण हितैषी, हितैषी का मतलब समझ लीजिए, हितैषी का मतलब पर्यावरण के हित में नहीं है, बोलो ना, तुम मेरा हित नहीं है, हित का मतलब क्या, मेरे फेवर में नहीं है। तो ऐसे अभ्यास, अभ्यास का मतलब कार्य, ऐसे कार्य को बताइए जो पर्यावरण के खिलाफ हो। 3 कार्य, ऐसे कार्य तो बहुत है, आप 3 कार्य लिख दीजिएगा। पहला, पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई, पेड़ पौधों की कटाई, ये पर्यावरण के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा, वाहनों का अत्यधिक सेवन, वाहन समझते हैं ना, वाहनों का क्या, अत्यधिक सेवन, वाहनों का अत्यधिक सेवन, इसको नोट कर लीजिएगा दूसरा में। तीसरा में नोट कीजिए आप, प्लास्टिक को खुले में जलाना, प्लास्टिक को खुले में जलाना, ये क्या है, ये भी पर्यावरण के हित में नहीं है, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है, प्लास्टिक को क्या, खुले में जलाना। तो तीनों हमने बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो नोट करते चलिएगा। अगला सवाल है हमारा कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। ये भी सवाल जो है आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, ये दोनों सवाल, ठीक है, 12 नंबर और 13 नंबर। समजात अंग से आप क्या समझते हैं और परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है, दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर हम एक बार में देखेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसके आंसर में आप लोगों को लिखना था यहाँ पर कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना में समान होते हैं, यानी उत्पत्ति और रचना के आधार पर तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उसका कार्य अलग अलग होता है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, ठीक है, यानी कि पक्षी का जो पंख होता है वो भी उसका पैर अग्र पैर का काम करता है, लेकिन वो उससे क्या करता है, उड़ता है। लेकिन घोड़ा क्या करता है, उड़ता है, नहीं उड़ता, दोनों का कार्य अलग अलग हो गया, वो उससे चलता है, पक्षी क्या करता है, उससे उड़ता है, ठीक है ना। तो यही बात इसमें समझाया गया है।
तो इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद परितंत्र में अपमार्जक की जो भूमिका थी, तो अपमार्जक क्या होते हैं, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो किसी चीज़ को खा पी करके नष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब परितंत्र का मतलब हो गया हमारे पूरा वातावरण, पूरा जो है कुछ भी जितने भी हम लोग देख पा रहे हैं सब परितंत्र है। तो परितंत्र में अपमार्जक की बहुत बड़ी भूमिका है। यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करता है और जैव अवशेषों में निपटान कर देता है। यानी जो ये जैव पदार्थों को सरल पदार्थों में जटिल पदार्थ, जो जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कोई भी चीज़ होता है जटिल पदार्थ, कोई जीव मर गया, ठीक है, कोई जीव मर गया, मर के पड़ा हुआ, उसको क्या करेगा, ये अपमार्जक सब खा पी करके क्या कर देगा, जटिल पदार्थ को सरल में परिवर्तित कर देगा और अवशेषों का निपटान कर देगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसे छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं यही सब अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर हो सकता है कि अगर आपका दिमाग से निकल गया तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। अगला सवाल है हमारा, ये जो है 5 नंबर के लिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, यानी एक सवाल का आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करना है, सबसे पहले उसका परिभाषा लिखना है। एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधक है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए इसके लिए जो है ना आप लोगों को एक फिगर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसी फिगर से जो है आप परिभाषा निकालते हैं। इसी फिगर से क्या करते हैं, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अगर ये फिगर आप बना लीजिएगा तो आपको परिभाषा याद हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को ये फिगर याद है तो परिभाषा आप लोग बिल्कुल आसानी तरीके से आप दे सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, सबसे पहले परिभाषा को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। परिभाषा में कह रहा है ना, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये पहला प्रतिरोध है, इसका दूसरा छोर ये है, दूसरे के पहले से, और दूसरा का दूसरा छोर तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, है ना। फोटो से ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से समझा रहे हैं। ये फिगर है प्रतिरोध का। देखिए पहले प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध R1, R1 का दूसरा छोर, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले से और दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। एक बार अपने से भी आप कोशिश कीजिएगा इस बात को समझने का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला निकालना है। माना कि 3 प्रतिरोध है, इसमें R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच विभवांतर है V1, V2, V3। जहाँ जहाँ प्रतिरोध होगा वहाँ विभवांतर भी होगा, तो वहाँ पे V1, V2, V3 ले लेंगे, ठीक है। तथा इनमें से धारा I प्रभावित हो रहा है। तो I प्रभावित हो रहा है तो ओम के नियम से फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है। तो यहाँ पे सब में V1 I R1, ठीक है, R2 R3 इस तरह से लेंगे हम लोग, तीनों R को अलग अलग मान लेंगे और V1 V2 V3 लेंगे। I तो सेम है, सब में धारा I प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों समीकरण को बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, V1 V2 V3 यानी बराबर के इधर वालों को सबको एक तरफ रखेंगे और IR1 IR2 IR3 एक तरफ रखेंगे, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए ये V1 V2 V3 IR1 IR1 इसको जोड़ दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये V1 V2 V3 इसको टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी V यानी वोल्ट मान सकते हैं ना, विभवांतर, एक विभवांतर मान लिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये I कॉमन ले लेना है ना, IR1 IR2 इस तरह से आपको क्या करना है, I को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो I को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो I कॉमन लेने के बाद क्या होगा, R1 R2 R3 बचेगा। यहाँ पे अंदर में I जब बाहर आएगा तो R1 R2 R3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए A तथा B के सिरों के बीच का विभवांतर V और धारा I हो तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या हो जाता है, IR हो जाता है। V बराबर क्या हो जाता है, IR हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ पे जो V था, यहाँ पे जो आप जो फॉर्मूला निकाले थे V वाला, है ना, यहाँ से ध्यान देखिए V बराबर I R1 R2 ये जो निकला था, तो यहाँ पे देखिए इसी V को रिप्लेस कर दिया गया है। V बराबर क्या लिख दिया गया, IR, है ना। तो IR लिखा है, IR बराबर आपका हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ जो आपका निकल कर आया था। तो ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर R1 R2 R3 ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड होगा, प्लेलिस्ट पे आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर आप उसको समझ पाते हैं, ठीक है।